दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सब स्टाफ टू क्लर्क प्रमोशन बैंकर्स वे में। आज एक बार फिर MCQ प्रैक्टिस सेट आपके साथ लेकर आए हैं। उम्मीद करता हूं कि आप पढ़ रहे होंगे, प्रैक्टिस कर रहे होंगे और स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो मैं आज संडे, डेट आज की है 8 तारीख को, आपके लिए MCQ लेके आया हूँ संडे को भी, क्योंकि अब आप लोगों का जो पेपर है वो नज़दीक आने वाला है। तो मैं इसीलिए लगातार आप लोगों के लिए प्रैक्टिस सेट लेके आया हूँ। और पंजाब नेशनल बैंक वालों के लिए भी आज गवर्नमेंट स्कीम स्पॉन्सर आपको देखने को मिलेगा। तो मैं शुरू करता हूँ। आज का जो मिक्स क्वेश्चन है, कुछ रिपीटेड है और कुछ आपको नए भी मिल जाएंगे। तो आज का जो सबसे पहला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, वो रहा ये। पहला क्वेश्चन है, अंडर द नेशनल पेंशन सिस्टम अ यूनिक नंबर प्राण PRAN, इसको बोलते हैं प्राण, अ जनरेटेड, व्हाट डज P स्टैंड फॉर? इस प्राण, इस जो प्राण में जो P है उसकी फुल फॉर्म क्या होगी? PRAN। तो इसमें जो फुल फॉर्म पूछी है आपको P की पूछी हुई है। तो P की तो मैं बता देता हूं आपको। पहला ऑप्शन है प्रीमियम, दूसरा है प्रेजेंट, तीसरा है परमानेंट और चौथा है पेंशन। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा परमानेंट। उसके बाद अगर मैं आर की बात करता हूँ तो आर में आता है रिटायरमेंट, और ए की बात करता हूँ तो ए में आता है अकाउंट, और एन नंबर। परमानेंट, रिटायरमेंट, अकाउंट, नंबर, जिसको कि प्राण के नाम से भी जाना जाता है। और ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, ये वाला क्वेश्चन। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ चेक्स आर देयर एज पर द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881। जो 1881 का एक्ट है उसके अकॉर्डिंग चेक कितने प्रकार के मिलेंगे आपको? ठीक है भाई। पहला ऑप्शन है 4 प्रकार के, दूसरा है 6 प्रकार के, तीसरा है 5 प्रकार के, और चौथा है 3 प्रकार के। ये मैं आपको पहले भी करा चुका हूँ। तो ये जस्ट प्रैक्टिस के तौर पे इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, चेक 4 प्रकार के होते हैं। अब मैं आपको बता देता हूँ पहले, बियर्ड चेक, क्रॉस चेक, आपको ऑर्डर चेक, है ना। और एक आपने मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना है कि कौन सा चेक है वो जो 4 प्रकार के होते हैं। चेक तो कई प्रकार के होते हैं, लेकिन NI एक्ट 1881 के बिहाफ पे मैंने आपको उस दिन बताया था कि जो आपका कैलेंडर, आपकी जो छुट्टियां पड़ती है वो 1881 का जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है उसके बिहाफ पे पड़ती है। तो मैंने आपको ऑर्डर चेक बता दिया, बियरर चेक बता दिया, क्रॉस चेक बता दिया है, और आपने मेरे को एक और चेक बताना है कि कौन सा चेक हो जाएगा। नेक्स्ट, विच इज इंडिया फर्स्ट वाइड लेवल ATM, कि भारत में पहला जो वाइड लेवल ATM है उसकी स्थापना किसने की थी सबसे पहले? पहला ऑप्शन है वक्रांगी, दूसरा है इंडिकस, तीसरा है इंडियन ATM और चौथा है मनी स्पॉट ATM। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इंडिकस। इंडिकस ने सबसे पहले भारत में वाइड लेवल ATM की स्थापना की थी कि वाइड लेवल ATM लगाना। अब वाइड लेवल ATM होता क्या है ये आपने मेरे को बताना है कि वाइड लेवल ATM ये होता है कि ये किसी ब्रांच के ATM न होते हुए कहीं दूसरी जगह बाहर लगे होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट रिस्पेक्ट टू डेबिट कार्ड इन MDR MDR में है जो M की स्टैंड फॉर्म के, मैंने आपको 2-3 दिन पहले करवाया था कि M की स्टैंड फॉर्म क्या होगी? मिनिमम, मैक्सिमम, मर्चेंट या माइक्रो। तो MDR में जो M की फुल फॉर्म होगी वो हो जाएगी मर्चेंट। ऑप्शन नंबर C इज करेक्ट आंसर। C इसका राइट आंसर हो जाएगा, मर्चेंट। ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन है,
इन विच ईयर वाज यूपीआई लॉन्च इन इंडिया, कि भारत में यूपीआई को कब लॉन्च किया गया था? 2015, 2016, 2017 या 2018 में? तो यूपीआई को भारत में 2016 में लॉन्च किया गया था। ठीक है भाई, यूपीआई को भारत में 2016 में ही लॉन्च कर दिया गया था। अब चलते हैं अगले पेज की तरफ। अगला क्वेश्चन है टीडीएस डिडक्शन ऑफ एफडी इंटरेस्ट विदाउट पैन कार्ड लिंक्ड इन अकाउंट। अगर आपका खाता पैन कार्ड के साथ लिंक नहीं है तो आपका कितने परसेंट टीडीएस कटेगा? पहला ऑप्शन है 10%, दूसरा है 5%, तीसरा है 20% और चौथा है 12%। अगर आपका एफडी के अकाउंट या अकाउंट में पैन कार्ड लिंक नहीं है तो आपका जो टीडीएस है वो कटेगा ऑप्शन नंबर सी, 20% आपका टीडीएस कट जाएगा। अगला क्वेश्चन मिलेगा आपको नेक्स्ट, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट वज पास्ट, कि जो भारत में जो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट है वो किस वर्ष पारित हुआ था? पहला ऑप्शन है 1934, 1947, 1949 और 1969। तो भारत में जो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट है वो 1949 को ही पास हो चुका था। ठीक है भाई। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है विलफुल डिफॉल्टर लिस्ट इज रिलीज्ड बाय, जो विलफुल डिफॉल्टर होते हैं, मतलब विलफुल डिफॉल्टर वो लोग होते हैं, मान लीजिए उन्होंने हमारे बैंक से लोन ले लिया और उसको चुकाया नहीं, फिर वो गए दूसरे बैंक में, उन्होंने वहां से भी लोन ले लिया और उसको भी नहीं चुकाया, तो जिनको विलफुल डिफॉल्टर कहा जाता है कि जो लोन लेने के बाद उसको चुकाते नहीं है, उसे कहा जाता है विलफुल डिफॉल्टर। तो उनकी जो लिस्ट है उसको कौन जारी करता है? पहला ऑप्शन है कॉमर्शियल बैंक, बैंकों का तो कुछ नहीं है क्योंकि आरबीआई, सिविल या इनमें से कोई नहीं। तो जो विलफुल डिफॉल्टर है उनकी लिस्ट को जारी करता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया विलफुल डिफॉल्टर की लिस्ट को जारी करता है आपकी स्क्रीन पर ये कि बुलियन डीलर्स, ज्वेलर्स आर कैटेगरीज अंडर, जितने भी बुलियन डीलर्स होते हैं, ज्वेलर्स जो सोने और आभूषण का व्यापार करते हैं, वो किस कैटेगरी में आते हैं? पहला ऑप्शन है लो कैटेगरी, दूसरा है मीडियम, तीसरा है हाई और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सुरक्षित और करेक्ट उत्तर हो जाए, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हाई। नेक्स्ट, इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड ऑन बेसिस ऑफ, अगर आपने कोई अकाउंट खुलवा रखा है बैंक में तो उसका जो इंटरेस्ट है उसको कैसे कैलकुलेट किया जाएगा? पहला ऑप्शन है डेली, दूसरा है हाफ ईयरली, तीसरा है क्वार्टरली और चौथा है एनुअली। तो जो इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाता है उसको किया जाता है ऑप्शन नंबर ए, डेली। आपको ये क्वार्टर डेली इसको कैलकुलेट किया जाता है। अगर लेकिन इसको पे करना हो तो इसको पे डेली नहीं किया जाता है। ठीक है भाई, इसका क्वेश्चन आपको आगे देखने को मिलेगा कि जो इंटरेस्ट है उसको डेली कैलकुलेट किया जाता है, लेकिन अगर मैं पे की बात करता हूं तो पे इसमें किया जाएगा आगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर कि अगला क्वेश्चन है इंटरेस्ट इज पेबल इन सेविंग अकाउंट ऑन बेसिस ऑफ, अगर आपने सेविंग अकाउंट यानी जमा खाता खुलवा रखा है तो उस पे जो सेविंग अकाउंट का जो इंटरेस्ट या ब्याज होगा वो कैसे पे होगा? पहला ऑप्शन है क्वार्टरली, पहला है डेली, दूसरा है क्वार्टरली, तीसरा है हाफ ईयरली और चौथा है एनुअली। ब्याज तो लगता है डेली, लेकिन अगर आपने उसको
पेमेंट करना हो, निकालना हो, तो उसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्वार्टरली। ठीक है भाई। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, टैक्स फ्री इंटरेस्ट ऑन एफडी फॉर अ सीनियर सिटीजन इज, कि जो सीनियर सिटीजन है उनकी जो एफडी है उस पे टैक्स कहाँ तक फ्री है। ठीक है, पहला ऑप्शन ये है 20,000, दूसरा है 30,000, और बाकी ऑप्शन आपको आगे देखने को मिलेंगे। ठीक है, और अगला क्वेश्चन है कि जो भीम ऐप है, फिलहाल भीम ऐप की बात करता हूं मैं, वो उसको कितनी भाषाओं में उसको आप चला सकते हैं, ये है क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन जो मैं कह रहा हूँ वही है क्वेश्चन का मतलब, कि भारत सरकार ने भीम ऐप को कितनी भाषाओं में उसको चलाया है। पहला ऑप्शन है 10, दूसरा है 12, तीसरा है 20 और चौथा है 15। तो भारत सरकार ने भीम ऐप को चला रखा है 20 भाषाओं में, है ना। अब 20 भाषा देख लेना, किसी दिन लेके आऊंगा, तो याद करने की जरूरत नहीं, वैसे लोग तो करते नहीं याद। आपको इतना पता होना चाहिए कि 20 भाषाओं में इसका यूज किया जाता है। नेक्स्ट, नया तो यहाँ मत। और अगला क्वेश्चन है कि which of the following form will be used by an individual aged, आपको नहीं दिख रहा होगा तो आपको दिखा देते हैं। एज्ड 60 years फॉर नॉन रिडक्शन ऑफ टीडीएस, अगर आप 60 साल के हैं और आपका टीडीएस डिडक्ट हो रहा है, तो आपको कौन सा फॉर्म भरना पड़ेगा। पहला ऑप्शन है फॉर्म 60, फॉर्म 15H, फॉर्म 61 और फॉर्म 15G। तो अगर आपकी एज 60 साल यानी सीनियर सिटीजन आप हो चुके हैं, तो आपको फॉर्म भरना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आप बैंक में जाइए और 15H भरिए, आपको आपका टीडीएस नहीं कटेगा, लेकिन आपकी उम्र 60 साल होनी चाहिए। फर्जी उम्र नहीं चलेगी वहां पे, है ना। आप लोग तो बैंकर्स हो वैसे भी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, पर ड्रॉप मोर क्रॉप इज कंपोनेंट ऑफ, जी पर ड्रॉप और मोर क्रॉप यानी एक बूंद से ज्यादा खेती उगाने के लिए इनमें से किस योजना का बंदोबस्त किया गया। पहला है प्रधानमंत्री PMKSY, दूसरा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, तीसरा है प्रधानमंत्री सनिधि योजना, और सबसे लास्ट है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, प्रधानमंत्री। इसकी मैं आपको फुल फॉर्म भी बता देता हूँ, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, पर ड्रॉप और मोर क्रॉप। अगला क्वेश्चन है, द टर्नओवर ऑफ फॉरेन ट्रेड पॉलिसीज, जो फॉरेन ट्रेड पॉलिसी है उसका टर्नओवर कितना है, उसका टाइम पीरियड कितना है। पहला ऑप्शन है 5 साल, 3 साल, दूसरा है 5 साल, तीसरा 1 साल और चौथा है 7 साल। तो इसका जो सही आंसर करेक्ट उत्तर हो जाएगा ना इसका, जो वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 3 साल। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ धीरे धीरे करके। यहाँ पर बता रहे हैं स्विफ्ट की फुल फॉर्म बताने आपने, SWIFT। पहला है सेफ्टी विड्थ इन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, दूसरा है सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटरनेशनल फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन, तीसरा है सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटरबैंक फाइनेंशियल कम्युनिकेशन, और चौथा है स्विफ्ट वर्ल्ड वाइड इंफॉर्मेशन फॉर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर कि
इन एन इनऑपरेटिव अकाउंट टर्न इनटू डीफ अकाउंट आफ्टर टू ट्रांजेक्शन 4। अगर आपने कितने साल तक अपने खाते में ट्रांजेक्शन नहीं किया तो आपका खाता डीफ में चला जाता है। डीफ डीफ आपको पता है ना क्या होता है? हाँ, पता ही है आपको, सब पढ़ा रखा है मैंने आप लोगों को, इसकी तो टेंशन नहीं लेनी। और इसका आंसर आपने हमारे को कमेंट सेक्शन में देना है कि सर डीप में अकाउंट कब जाता है। यहाँ पर हमने लगा दिया क्वेश्चन मार्क, है ना? ठीक है भाई। अब ये क्वेश्चन दोबारा आपके लिए आ चुका है, ये टीडीएस वाला, ये रिपीट हो गया है, तो इसका आंसर भी नहीं बताऊंगा मैं, ये हो गया रिपीटेड। तो ये था आज का आपका एमसीक्यू, जो पुराने प्रश्न और उत्तर आपके लिए मैं लेकर आया था, क्वेश्चन आंसर। तो ये 8 संडे को भी मैंने इतनी मेहनत की कि आप लोगों के लिए मैं लेके आया हूँ। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पसंद आएगा और आ भी रहा होगा, और लगातार आप संडे को प्रैक्टिस करते रहिए। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। अब इसके बाद पंजाब नेशनल बैंक वाले रुके रहेंगे, वो देखते रहेंगे जो स्कीमें आ रही है, क्या क्या स्कीम है, और बाकी यहाँ से हमारे को क्विट कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं और अपना एंजॉय कर सकते हैं, अगर आपने वीडियो अंत तक सुन लिया है, समझ लिया है तो। ठीक है भाई, तो मैं अब शुरू करता हूँ पंजाब नेशनल बैंक वालों का स्पॉन्सर स्कीम गवर्नमेंट। ठीक है भाई, और अब यहाँ से शुरू करता हूँ मैं गवर्नमेंट स्पॉन्सर स्कीम। थोड़ा मैं कलर चेंज कर देता हूँ अपने पेन का, ग्रीन ले आता हूँ मैं, आपको दिख नहीं रहा होगा। और यहाँ पर है सरकारी स्कीमें पथ प्रदर्शक 2025-26, और ये है 24-25 का चैप्टर नंबर 12। तो सबसे पहले जो पहली स्कीम आपको बताने वाला हूँ वो है प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, PMEGP, के जो प्रधानमंत्री ने रोजगार खोला था लोगों के लिए, उसकी योजना का क्या क्या प्रारूप है यहाँ पर थोड़ा वो देखते हैं ना, बस ज्यादा नहीं देखेंगे, कम कम पढ़ेंगे और आपको इतने में ही आपका काम चल जाएगा। वैसे यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ, इट वॉज लॉन्च्ड बाय मर्जिंग द टू स्कीम दैट वर वॉज द ऑपरेशन 2008 में। इसको पहले 2008 में इसको ओपन किया गया था, प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम को, और उसके साथ है जो प्रधानमंत्री रोजगार योजना PMRY, इन दोनों को एक साथ मर्ज करके प्रधानमंत्री रोजगार योजना और प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट, बात एक ही है वैसे, लेकिन उनकी फुल फॉर्म अलग अलग है। उसके बाद REGP रूरल इनरोलमेंट जनरेशन प्रोग्राम, इनको 15/8/2008 को इनको मर्ज कर दिया गया था। ठीक है भाई, और ये जो स्कीम है ये सेंट्रल सेक्टर की स्कीम है, और इसको मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस ने इसको डेवलप किया है, MSME ने। और इसका जो इम्प्लीमेंटेशन किया है वो खादी एंड विलेज इंडस्ट्रियल कमीशन ने, KVIC, इसने नेशनल लेवल पर इसका इम्प्लीमेंट किया था। ठीक है, और इसका जो लेवल ऑफ सपोर्ट अंडर PMEGP है, मार्जिन एंड रेट ऑफ सब्सिडी फॉर सेटिंग अप न्यू माइक्रो एंटरप्राइज यूनिट। थोड़ा आपको नीचे देखते हैं क्या क्या है इसमें, इसमें कौन कौन से कैटेगरी आते हैं थोड़ा देखते हैं। कैटेगरी ऑफ बेनिफिशियरी अंडर प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम ऑफ सेटिंग अप न्यू एंटरप्राइजेज। बेनिफिट कॉन्ट्रीब्यूट कितना है, रेट ऑफ सब्सिडी कितना है, अर्बन में कितना है और रूरल में कितना है। अर्बन होता है शहरी क्षेत्र और रूरल होता है जो गांव के लोग होते हैं, ग्रामीण, वो होता है रूरल। तो एरिया ऑफ लोकेशन की बात करता हूँ, कैटेगरी स्पेशल कैटेगरी कौन कौन सी है इसमें, सबसे पहले SC, ST, OBC, माइनॉरिटीज, वुमेन और एक्स सर्विसमैन, ट्रांसजेंडर, डिफरेंटली एबल, NER। अगर मैं बात करता हूँ माइनॉरिटीज वो होते हैं जो लोग जिनकी जनसंख्या कम होती है, उनको कहते हैं माइनॉरिटीज।
और जो डिफरेंटली एबल उनको कहते हैं, जो बंदे विकलांग, अपंग, उनको डिफरेंटली एबल कहा जाता है ना। और उसके बाद इनके लिए ये योजना बनाई गई थी, और इसमें जो कंट्रीब्यूशन था, ये 5% इनके लिए, कैटेगरी वालों के लिए, और बाकी 10%। अगर मैं अर्बन की बात करूं, इनके लिए 15% था, और गांव वालों के लिए 25%। और सब्सिडी की बात चल रही है यहाँ पे, है ना, इनके लिए कितनी सब्सिडी थी, अगर आपसे पूछा जाए तो ये 25% और ये 35%। ठीक है, थोड़ा मैं और ऊपर चलता हूँ, आपको बताता हूँ मैं इसमें क्या है माजरा। जो प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम है, अगर मैं इस लोन की सेटिंग की बात करता हूँ, तो मैक्सिमम कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट एंड एडमिसिबल फॉर मार्जिन मनी सब्सिडी। अगर मैं मैन्युफैक्चरिंग की बात करूं तो 50 लाख तक का लोन है, और बिजनेस और सर्विस के लिए 20 लाख तक का इसमें लोन दिया जाता है। और सेकंड लोन फॉर अपग्रेडेशन एग्जिस्टिंग प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम और रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम और मुद्रा यूनिट के तहत उनको लोन दिया जाता है। ठीक है, अब इस पे चलते हैं बात, इनके लिए एलिजिबिलिटी क्या क्या होनी चाहिए, कि वो लोग कौन हैं जो प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं। कौन वो लोग हैं जो इसको लोन ले सकते हैं। पहला है एनी इंडिविजुअल अबव 18 ईयर्स ऑफ एज, कि कोई भी ऐसा आदमी हो जिसकी उम्र 18 साल से ऊपर हो, वो ले सकता है। ठीक है भाई, और इसमें लिखा है ओनली फॉर न्यू प्रोजेक्ट सैंक्शन्ड एग्जिस्ट यूनिट आर नॉट एलिजिबल, कि कोई जरूरी नहीं है कि केवल कि नए प्रोजेक्ट के लिए इसको लेना है। और बाकी इसमें ऐसा, हाँ, इसमें है फॉर सेटिंग अप प्रोजेक्ट कॉस्टिंग अबव 10 लाख इन द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर एंड अबव ₹5 लाख इन बिजनेस। मैन्युफैक्चरिंग के लिए 10 लाख और बिजनेस के लिए 5 लाख इसमें दिया जाता है बेनिफिशियरी को। ठीक है, और बाकी इसमें आपके लायक कुछ नहीं है जो आपको इसमें बताया गया है। अगर मैं इसमें रिपेमेंट की बात करता हूँ, तो इसमें अगर रिपेमेंट है, रिपेमेंट शेड्यूल में रेंज बिटवीन 3 से 7 साल के बीच। इनिशियल मोरेटोरियम एज मे बी प्रेस्क्राइब बाय द कंसर्न बैंक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। जो मोरेटोरियम पीरियड होता है, ये 3 से 7 साल के बीच में इसका आप रिपेमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट, बाकी इसमें तो कुछ नहीं है। अब अगली जो स्कीम है वो आती है दीनदयाल अंत्योदय योजना, नेशनल रूरल लाइवलीहुड्स मिशन, डे NRLM। ठीक है भाई, एग्रीकल्चर डिवीजन सर्कुलर नंबर ये है दीनदयाल अंत्योदय योजना। अब अंत्योदय का मैं समझता है जिसका कोई आगे पीछे नहीं होता है, वो अंत्योदय के अंडर में आता है। तो अगर मैं इसकी बात करूं, इसको किसने लॉन्च किया और किसने इसने डेवलप किया, कौन इसके लिए एलिजिबल है। द मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लॉन्च्ड द नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन NRLM बाय रिस्टार्टिंग स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना विद इफेक्टिंग फ्रॉम 2013 से इस को दीनदयाल अंत्योदय योजना को लागू कर दिया गया था। NRLM was renamed by DAY। DAY का मतलब बोलूंगा मैं, डे नहीं होता है, दीनदयाल अंत्योदय योजना और NRLM नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, दीनदयाल अंत्योदय योजना, और ये आपको मैंने बता दिया है। इसके साथ जो इसको प्रमोट किया, इसमें सेल्फ हेल्प ग्रुप का भी अपना योगदान रहा है। इसमें जो मेंबर की बात पहले मैं मेंबर की बात करता हूँ, कि जो मेंबर है SHG अंडर डे NRLM कंसिस्ट 10 से 20 मेंबर हो सकते हैं इसमें। इन केस द स्पेशल SHG ग्रुप्स इन द डिफिकल्ट एरियाज, ग्रुप ऑफ डिसेबल पर्सन, ग्रुप ऑफ फॉर्म रिमोट ट्राइबल एरियाज एंड नंबर में भी मिनिमम 5 मेंबर भी हो सकते हैं। अगर वहां पे डिसेबल, वहां पे
लोग कम हैं तो। अब चलते हैं थोड़ा आगे, दीनदयाल की तरफ चलते हैं। अभी थोड़े यहाँ पे एसएचजी आ गया। एसएचजी मैं आपको बता चुका हूँ। अब यहाँ पे ये हटा के एसएचजी आ चुका है। तो एसएचजी तो हाँ, अब आ गए दीनदयाल डीएवाई। ये तो मैं आपको अब आ गया। एनुअल हैज बीन अंडर इम्प्लीमेंटेशन सितंबर 2013 में। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर इरेस्पेक्टिव ऑफ पॉपुलेशन एंड ऑल द सिटीज विद पॉपुलेशन ऑफ 1 लाख से ज्यादा के लिए। ठीक है भाई। और आपके लायक कुछ है? नेक्स्ट है टाइप ऑफ लोन। लोन कैन बी एक्सटेंड आइदर एज अ सिंगल लोन टू द ग्रुप फंक्शंस एज वन borrowing units, or each member of the group can be provide individual loans up to 2 lakhs and overall cap of 10 lakhs based of principle of joint ability of the group। अगर मैं रिपेमेंट की बात करता हूँ, repayment schedules would range between 5 to 7 years after initial moratorium of 6 and 18 months। इसमें जो मोरेटम पीरियड होगा वो 6 से लेकर 18 मंथ 1.5 साल तक होगा, और रिपेमेंट इसका 5 या 7 साल तक के लिए हो जाएगा। ठीक है भाई। तो ये थी आज आपकी 2 स्कीमें। अगर आपको ये स्कीमें सही लगी तो चैनल को हमारे लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और फिर मिलेंगे तब एक और नई वीडियो के साथ। तब तक दे हमारे को अलविदा, और बाकी आज संडे को एंजॉय करें और मजे लेते रहिए। तब तक के लिए थैंक यू और धन्यवाद।